गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम बैक। पिछले क्लास में ग्रेविटेशन में हम लोगों ने पढ़ा था सैटेलाइट्स, और उसमें पर्टिकुलर केस हमने पढ़ा सैटेलाइट का, जियो स्टेशनरी या सिंक्रोनस सैटेलाइट। आज हमें पढ़ना है एनर्जीज ऑफ अ सैटेलाइट। Energies of a satellite. Focus on the word energies. So we are not going to study one or two energy. We are going to study four energies of a satellite. Four energy में से बच्चों तीन तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हो। पहली एनर्जी ड्यू टू द मोशन, क्योंकि सैटेलाइट कंटिन्यूस मोशन में है, तो मोशन वजह से कौन सी एनर्जी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक। दूसरी अपनी पोजीशन की वजह से है, तो हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक। और हमें मालूम है इन दोनों एनर्जी का सम कर देते हैं तो उसे कहते हैं टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। तो ये तीन एनर्जी तो हमें बहुत फ्रीक्वेंटली हमें पता है, कई बार यूज कर चुके हैं, तो इनको समझ लेते बहुत आसान सा रिजल्ट है। तो काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। जो सैटेलाइट की वेलोसिटी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट। और बच्चों ऑर्बिटल वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला आपको मालूम है क्या था? जनरल फॉर्मूला अंडर रूट जी एम बाय स्मॉल आर। तो अंडर रूट हटाओगे तो स्क्वायर लग जाएगा, तो वी नॉट स्क्वायर कौन है? जी एम बाय आर। सो द रिजल्ट बिकम जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r. This is the kinetic energy of a satellite. ठीक, एनर्जी नंबर 1, kinetic energy। फिर पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको मालूम है कि प्लैनेट और सैटेलाइट ये क्या है? ये है एक टू मास सिस्टम। टू मास सिस्टम, और टू मास सिस्टम की बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था माइनस जी टू मास सिस्टम के जी m1 m2 बाय आर। तो सीधा सीधा पोटेंशियल एनर्जी का रिजल्ट बन गया पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, जहां पे कैपिटल एम किसका मास है? प्लैनेट का मास। स्मॉल एम किसका मास है? सैटेलाइट का मास। तो दिस इज द पोटेंशियल। और टोटल एनर्जी क्या होगा? इन दोनों एनर्जीज का सम। तो टोटल एनर्जी क्या करेंगे? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को हम जोड़ देंगे। तो इतना लिख लो पहले बच्चों, और फिर लास्ट स्टेप में इनको जोड़ देंगे। ठीक, सिंपल रिजल्ट्स। ठीक, देखो टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या आ जाता है? तीसरा नंबर 3, मैकेनिकल एनर्जी या इसको टोटल एनर्जी क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी हमारे पास? जी एम एम बाय 2r, दैट वाज पॉजिटिव। और पोटेंशियल एनर्जी क्या दिख रही है? लिखा हुआ है माइनस जी एम एम बाय आर। तो क्या लिखा हुआ है? प्लस हाफ माइनस वन। प्लस हाफ माइनस वन क्या हो जाएगा? माइनस हाफ। सो द रिजल्ट बिकम
मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी का रिजल्ट बच्चों बन गया -gmm/2r. दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी या अनदर वर्ड फॉर टोटल एनर्जी. ठीक है. अब आती चौथी एनर्जी, काफी इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं. नॉर्मली मैकेनिक्स में काइनेटिक पोटेंशियल या टोटल एनर्जी की बात करते रहते हैं. ठीक है. यहाँ पे चौथी एनर्जी आ रही बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी. फोर्थ एनर्जी इज द बाइंडिंग एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है तो देखिए, टोटल लिखो. तो बाइंडिंग एनर्जी बच्चों क्या है? बाइंडिंग एनर्जी थोड़ा सा रिवर्स कॉन्सेप्ट है. रिवर्स का मतलब क्या हुआ कि थोड़ा समझने वाली बात है. होपफुली आपने टोटल एनर्जी लिख लिया होगा. अब बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी ठीक. तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है? तो बच्चों बाइंडिंग एनर्जी की पहली बात तो ये लिख देते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी नाम जाहिर है जो एनर्जी किसी को बाइंडेड स्टेट में रखे. ठीक है. तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी सैटेलाइट को प्लैनेट की फील्ड में बांधे रखती है. लेकिन ये एनर्जी जो है दैट इज द लैक ऑफ एनर्जी रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडेड स्टेट ऑफ द सैटेलाइट. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझो, जैसा कि हमको पता है बच्चों, व्हाट इज टोटल एनर्जी यानी व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी. तो मैकेनिकल एनर्जी हमने देखी अभी -gmm/2r. ये हमने देखी अभी मैकेनिकल एनर्जी. अब अगर हम इसमें कुछ एनर्जी जोड़ दें और इतनी जोड़ें कि रिजल्ट जीरो हो जाए, अगर इसमें कुछ एनर्जी जोड़ दें जिससे रिजल्ट जीरो हो जाए, तो कितनी एनर्जी इसमें जोड़ दें? तो जाहिर सी बात है, तुम कहोगे इसमें क्या है, जितना ये इफ इट इज -1 इसमें +1 जोड़ो, जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव अगर जोड़ देंगे तो रिजल्ट विल बिकम 0. तो कितने एनर्जी जोड़ दें? इसमें हम जोड़ दें gmm/2r पॉजिटिव में. जब इतनी एनर्जी इसमें हम जोड़ देंगे तो टोटल एनर्जी बन जाएगी 0. और आपको मालूम है कि अगर कोई भी मास किसी की फील्ड में है, तो अगर फील्ड में है तो तभी फील्ड में कहलाता है जब या तो वो कोई फोर्स महसूस करे या इट्स पजेस सम एनर्जी. तो अब इसको हम वाइस वर्सा लेके चलें कि अगर फील्ड में है तो एनर्जी उसको महसूस होगी, और अगर एनर्जी महसूस नहीं हो रही है तो फील्ड में नहीं है. यानी अगर इसकी टोटल एनर्जी 0 है तो उसको हम क्या मानेंगे? उसको मानेंगे कि द बॉडी इज आउट ऑफ द फील्ड ऑफ द प्लैनेट. इसका मतलब ये हुआ कि ये सैटेलाइट हमारी बाइंडेड स्टेट में कब तक है? जब तक उसमें इतनी एनर्जी ऐड नहीं कर दी जाती. यानी कि अगर ये एनर्जी उसमें ऐड कर दी जाएगी तो सैटेलाइट विल नॉट रिमेन इन द बाइंडेड फॉर्म. इट मींस the satellite is in the binded form because it lacks or it has some energy. तो आंसर is it lacks some energy. तो बाइंडिंग एनर्जी की पहली परिभाषा ये बनती है, the lack of energy responsible for the binded state of the satellite. The lack of energy यानी एनर्जी की कमी, the lack of energy responsible for the binded state of the satellite. तो कितना एनर्जी लैक कर रही है? तो बाइंडिंग एनर्जी इज +gmm/2r. इतनी एनर्जी की कमी के कारण सैटेलाइट अपने बाइंडेड स्टेट में रहती है. और इसका मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू और साइन वगैरह सब एग्जैक्टली किसके जैसा आ रहा है?
इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो 4 एनर्जी हो गई। अगर सैटेलाइट में जिस वक्त इतनी एनर्जी ऐड हो जाएगी, इसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों? 0। और 0 होते ही द सैटेलाइट विल नॉट रिमेन इन द बाइंडेड स्टेट, और वो क्या होगी? बाहर निकल जाएगी प्लेनेट की फील्ड के। तो व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? It is the lack of energy responsible for the banded state of the satellite, SAT मतलब satellite, and its value is plus gm by 2r। तो हमने 4 एनर्जी देख ली, इसको नोट कर लो और चारों एनर्जी की एक समरी फिर से लिख ली जाए। इतना नोट कर लो फटाफट। तो बच्चों चारों एनर्जी का समरी देखी जाए, ऑल 4 एनर्जी को समराइज करें तो क्या दिखेगा? नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी, gm small m by 2r पॉजिटिव। पोटेंशियल एनर्जी माइनस g कैपिटल m स्मॉल m by r, टोटल एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी, प्लस g माइनस gm स्मॉल m by 2r। नंबर 4 बाइंडिंग एनर्जी प्लस gm m by। तो यहाँ पे एग्जैक्टली तुम्हें क्या दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी बोथ आर पॉजिटिव एंड इक्वल इन द मैग्नीट्यूड, और सभी एनर्जी क्या दिख रही है बच्चों? आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, कोई भी एनर्जी हो, यहाँ पे हमें एनर्जी दिख रही है, एनी एनर्जी काइनेटिक बाइंडिंग पोटेंशियल 1/r के इनवर्सली, और 1/r को कहते थे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसमें से 2 एनर्जी आपकी पॉजिटिव है काइनेटिक एंड बाइंडिंग, 2 एनर्जी नेगेटिव है पोटेंशियल एंड मैकेनिकल। ठीक है, तो 2 एनर्जी हम पॉजिटिव में ले लें ग्राफ में, और 2 एनर्जी नेगेटिव में ले लें, यानी एनर्जी वर्सेस आर का हम ग्राफ प्लॉट कर लें। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, ये -½ है, ये -1 है, ये 0 हो गया, ये +½ है, ये +1। ठीक, तो ग्राफ अगर हम देखें तो काइनेटिक और पोटेंशियल ग्राफ तो एक ही में बन जाएगा। कैसे? यहां से देखिए, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कैरेक्टरिस्टिक आप जानते हो, कभी यहां टेस्ट नहीं करेगा, क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, यानी यू कैन सी दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी में दिख रही है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व बनता था। पोटेंशियल मैकेनिकल में देखेंगे तो मैकेनिकल कहां गई? -½ पे, और पोटेंशियल कहां पे? -1 पे, लेकिन दोनों कैसी है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और कोई टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, बिकॉज आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो दोनों सारी लाइंस आप ऐसे करके क्या करेंगे? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बना देंगे। ठीक है, तो यहां दिख रहे हैं हमको, ये क्या है? ये है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है? हमारी मैकेनिकल एनर्जी, और ये क्या है? दोनों हमारी काइनेटिक एंड बाइंडिंग एनर्जी, मैग्नीट्यूड में इक्वल। ठीक है, ये बना लीजिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फॉर ऑल द 4 एनर्जीज, जो इसमें से 2 नेगेटिव है और 2 पॉजिटिव।
अभी क्वेश्चन मिलेगा बच्चों आपको ग्राफ, सॉरी इस पे रिलेशन के ऊपर, कि इन चारों में ऐसा क्या रिलेशन है जिससे कोई भी दो इक्वल करें तो आंसर 1 = 1 आ जाए। यानी कि हमने देखा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी। ठीक, अब क्या चेंज करें इसमें, क्या चेंज इस रिलेशन में क्या चेंज करें जिससे कि कोई भी दो को इक्वल करने पे रिजल्ट 1 = 1 आ जाए। तो याद रखना बच्चों, काइनेटिक इक्वल टू यहां लगा दो -12 और यहां लगा दो सिर्फ माइनस साइन, तो तुम किसी भी दो को इक्वल करोगे आपका रिजल्ट क्या आएगा, सेम आ जाएगा। यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू -1/2 पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी। कोई भी दो को इक्वल करोगे यू विल गेट 1 = 1। ये शायद थोड़ा कट रहा होगा इसलिए इधर दोबारा लिख दिया। तो चल चेक करना तो चेक करो, इस तरह इसको चेक करना चाहते क्या ये रिजल्ट 1:1 आएगा? बिल्कुल आएगा। देखो काइनेटिक रिजल्ट क्या था, Gmm/2r, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर क्या लिखा -1/2, और पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है? हाँ याद है, -G कैपिटल M स्मॉल m by r। ठीक है ना, तो 1 -1 प्लस हो गया, रिजल्ट क्या लिखा हुआ है, Gmm/2r is equal to plus Gmm/2r। So satisfied? Yes, satisfied। अगर हम काइनेटिक को मैकेनिकल इक्वल करें तो क्या रिजल्ट आएगा? बिल्कुल आएगा। कोई भी दो चेक करना चाहो चेक कर सकते हो। काइनेटिक क्या लिखोगे? अगर हम काइनेटिक और माइनस मैकेनिकल एनर्जी को चेक करना चाहें तो क्या हमको इसी तरह से दोनों रिलेशन रिजल्ट जो आएगा सेम मिलेगा? नहीं मिलेगा, चेक कर लो। काइनेटिक क्या लिखोगे, प्लस Gmm/2r, यहाँ लगाओ माइनस, मैकेनिकल फॉर्मूला याद है? हाँ याद है, -Gmm/2r। सो माइनस माइनस प्लस हो गया, अगेन 1 = 1, यानी LHS = RHS हमको मिलता जाएगा। तो कोई भी दो आप इक्वेट करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, या इसको इसके साथ, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। बस आपको क्या करना है, ये रिजल्ट आपको याद रख लेना है, चारों के बीच में इंटर रिलेशन। लर्न दिस बाय हार्ट, क्योंकि इस पे आपको ऑप्शन मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है, और अगर ये आपको याद नहीं है तो वहां डेरिवेशन करने में टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो इट इज सिंपल, -12 और -1 एक्स्ट्रा करके याद कर लो बस। और इसी सीक्वेंस हमने पढ़ा है, काइनेटिक पढ़ी, फिर पोटेंशियल पढ़ी, फिर मैकेनिकल पढ़ी, फिर बाइंडिंग पढ़ी। तो उसी सीक्वेंस में अगर काइनेटिक इक्वल टू पोटेंशियल इक्वल टू मैकेनिकल इक्वल टू बाइंडिंग, और रिजल्ट में क्या लगा दो, पोटेंशियल नीचे -12, मैकेनिकल के आगे -1, बस इतना याद कर लिया है तो रिजल्ट फटाफट याद हो जाता है। ठीक है ना, नोट कर लो और चेक करना तो चेक करो। और ये बच्चों स्मॉल आर है, ध्यान रखना स्मॉल आर। अब इसी में कोई कहते हैं कि सैटेलाइट वेरी क्लोज टू आवर सरफेस है ना, सैटेलाइट वेरी क्लोज टू आवर सरफेस, तो उसमें हमारा जो रिजल्ट R इक्वल टू होता था R+H। हमारा यहाँ पे जो R है बच्चों याद रखना क्या है, R+H, ध्यान रखना। यहाँ हमने हर जगह स्मॉल आर लिखा है, यहाँ गलती से कैपिटल आर मत लिख देना। जनरल रिजल्ट है R+H। अब कोई कह दे कि सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू आवर सरफेस, कोई कह रहा है, मेंशन किया जा रहा है, देन यू कैन रिप्लेस R विद कैपिटल R, क्योंकि H को तब क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। राइट, ठीक बात, इसको लिख लो, इंटररिलेशन बिटवीन द 4 एनर्जीज। अब आते हैं बच्चों ग्रेविटेशन के लास्ट टॉपिक पे, इसका नाम है कैप्लर्स लॉज ऑफ मोशन। कैप्लर्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। 11th के तो जो सिलेबस जो रिड्यूस हुआ था उसमें कैप्लर्स लॉ
हटा दिया गया था, लेकिन अभी नीट में है या नहीं है, आईआईटी में है या नहीं, इस वजह से हम इसके चक्कर में ना पड़ते हुए इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, होगा अच्छी बात है, नहीं होगा कोई बात नहीं, कोई ऐसा नुकसान नहीं हो जाएगा। कैपलस लॉज ऑफ मोशन। तो कैपलर के 3 लॉ हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिन्होंने प्लैनेट की स्टडी में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू दिया। कैपलर के लॉज ने बहुत सारी चीजों ने सोचना ही लोगों का बदल दिया। तो उस हिस्ट्री में ना जाते हुए हम लोग लॉ वन बाय वन करके सारे लॉज देखेंगे। तो पहला लॉ आता है आपका फर्स्ट लॉ, बहुत सिंपल है, थ्योरेटिकल से स्टेटमेंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को हम लोग लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें ऑर्बिट का शेप बताता है। पहले तो लोगों को यही नहीं पता था कि अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है। पहले तो लोग सोचते थे सन है जो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, यानी कि लोग भाई जैसा हमें दिखता है वैसे ही सोचते थे। क्या दिखता है कि सुबह उठे सूरज उगा, सूरज उगते उगते खोपड़ी पे आया, फिर सूरज डूब गया। यही कॉन्सेप्ट था। कुछ तो ये समझते थे सूरज पानी में डूब जाता है, ठंडा हो जाता है, सुबह फिर निकलता है एकदम से फ्रेश होकर नहा धो के, पानी में डूब जाता है। बहुत पुरानी कहानी, पानी में डूब जाता है, फिर सूरज ऊपर निकलता है। पानी में जो गर्मी है सूरज के डूबने के कारण से रहती है। ये सारी बातें लोगों की अनर्गल बातें हुआ करती, मतलब जो दिखता था वही मानते थे कि हमें दिख रहा है सूरज। तो उसे कहते थे जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक मतलब अर्थ सेंटर पे है और उसके चारों सन घूम रहा है, जियोसेंट्रिक। फिर धीरे धीरे स्टडी शुरू हुई। केपलर के जो बॉस थे, गुरु थे, टाइको ब्राहे, उससे पहले कॉपरनिकस ने बोला कि नहीं, आप लोगों को जो लग रहा है कि अर्थ सेंटर पे सूरज आ रहा है जा रहा है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। वी आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सन इज स्टैटिक एंड वी एंड द अदर प्लैनेट्स, अर्थ के अलावा और जो प्लैनेट्स है वो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो इसको नाम दिया गया हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। तो इस पर काफी बवाल मचा, लोगों ने कहा ऐसा ऐसा कैसा हो सकता है। और सोचने वाली बात है, कॉपरनिकस के दिमाग में ये आई बात कहाँ से, है ना, रिलेटिवली उनको ये कैसे महसूस हुआ कि यार देखने में जैसे रिलेटिव मोशन में ऐसा लगता है कि बस चल रही है और बाकी सब खंबे पेड़ दुकान मकान सब पीछे जा रहे हैं। तो दोनों ही बातें सही है। यानी अगर हम कहते हैं कि हम चल रहे हैं और बाकी सब चीजें रुकी हुई हैं, हमें दिख रहा है सब अर्थ पे सब चीजें रुकी हैं, या उल्टा भी कह सकते हैं कि बाकी सब चीजें चल रही हैं और हम रुके हुए हैं। तो इट इज ऑल रिलेटिव। तो इसी रिलेटिविटी से उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि जैसे बगल वाली ट्रेन चलती है तो हमें आभास होता है कि हम चल रहे हैं, या कभी कभी बगल वाली ट्रेन रुकी होती, हम चल रहे तो लगता है दूसरी ट्रेन चल रही है ना। तो रिलेटिवली उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सन जो है स्टैटिक और हम ही सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। हम ही रोज सुबह उगते हैं और हम ही रोज सुबह डूब जाते हैं, फिर हम उगते हैं फिर डूब जाते हैं और कहते हैं सन सूर्य उदय हुआ सूर्यास्त हुआ, है ना। तो इस पे उन्होंने काफी सोचा विचारा, बहुत ज्यादा इनके पास सॉलिड प्रूफ्स नहीं थे, पर इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज कर दी, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। और बात भी बढ़ती गई और आगे चलते चलते टाइको ब्राहे आए। उन्होंने 26 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ उन्होंने दिया प्लैनेट की स्टडीज में, कैलेंडर प्लॉट किया। वो ये मान के चल रहे थे, कैपलर के जो गुरु थे टाइको ब्राहे, वो ये मान के चल रहे थे कि जो शेप ऑफ द ऑर्बिट है वो सर्कुलर है जिसपे अर्थ घूम रही है। पर एक्चुअली क्या हुआ, कैपलर जो इनके टाइको ब्राहे के असिस्टेंट थे, कैपलर ने बाद में आफ्टर टाइको ब्राहे व्हेन ही वाज डेड, टाइको ब्राहे प्रूव नहीं कर पाए, ही पास्ड अवे, और उन्होंने जो है उनकी कैपलर ने उनकी सारी स्टडीज को फिर से रीएनालाइज किया और एक थॉट दिया कि ऐसा तो नहीं है कि जो ऑर्बिट का शेप है जिसको हमारे सर यानी टाइको ब्राहे सर्कुलर मान रहे थे, कहीं वो एलिप्टिकल तो नहीं है। और उन्होंने जब एलिप्स मान करके शेप ऑफ द ऑर्बिट को एलिप्स मान के कैलकुलेशंस करी, तो सारी कैलकुलेशन एकदम एग्जैक्टली मैच कर गई। तो वहां से बना हमारा फर्स्ट लॉ। इन्होंने बड़ा ब्रेक थ्रू दिया कि द ऑर्बिट इन विच अ प्लैनेट revolve is not circular but it is elliptical, यानी एलिप्स का शेप जो होता है, with
the sun at its one of the focus। ठीक है ना, ये था इनका पहला लॉ। इन्होंने कहा कि जो आप समझ रहे हैं, जो हम लोग समझ रहे हैं कि सर्कुलर ऑर्बिट में प्लेनेट घूम रहा होगा सन के चारों तरफ, वो ऑर्बिट सर्कुलर नहीं है, वो एलिप्टिकल है विद द सन एट वन ऑफ इट्स फोकस। इसका क्या मतलब हुआ ये भी हम देखते हैं। तो इसको नोट करिए स्टेटमेंट को, फिर इसका डायग्राम बना के इसको समझा जाए। ठीक, तो समझो बच्चों, एलिप्स इज, जिसे दीर्घवृत्ताकार कहते हैं। जैसे सर्किल में एक सेंटर होता है, एलिप्स में दो फोकस होते हैं, फोकस F1 एंड F2। इन्होंने कहा कि जो शेप है ऑर्बिट का वो एलिप्टिकल है विद द सन एट इट्स वन ऑफ द फोकस। सन को आप यहाँ इमेजिन कर सकते हैं इस वाले फोकस पे, या इधर भी कर सकते हैं। सन यहाँ के बीच में नहीं है, वन ऑफ द फोकस पे सन रहता है। तो इस वाले फोकस को हटा देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्सिस है एलिप्स की, इसे कहते हैं मेजर एक्सिस। इस मेजर एक्सिस के बिल्कुल बीचों बीच में सन लोकेटेड नहीं है, वो एक तरफ से कम दूरी पे, एक तरफ से ज्यादा दूरी पे सन की लोकेशन रहती है। इसे मेजर एक्सिस कहते हैं बच्चों, और इसको कहते हैं माइनर एक्सिस। बाकी एलिप्स की क्वेश्चन और एलिप्स के रिजल्ट्स आपको नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि आपको शेप ऑफ द पाथ से मतलब है। तो माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, और यहां से पता चल रहा है कि सन जो है अनइवनली प्लेस्ड है। अनइवनली प्लेस्ड का मतलब हुआ कि बिल्कुल एग्जैक्टली सिमेट्रिकली दोनों तरफ से बराबर की दूरी पर नहीं है। तो बराबर की दूरी नहीं है, तो इधर से बहुत करीब है, यहां से बहुत दूर है। तो जब प्लेनेट यहां से गुजर रहा है, या प्लेनेट जब यहां से गुजर रहा है, इस वक्त प्लेनेट यहाँ पे सन से सबसे पास की पोजीशन पर है, और यहाँ पे प्लेनेट सबसे दूर की पोजीशन पर है। तो बच्चों ये जो सबसे पास की पोजीशन है, इसको नाम दिया गया है पेरीजी, या इसी को कहते हैं पेरीहीलियस, या इसी को कह सकते हैं पेरीहीलियन। हीलियस शब्द हमेशा याद रखो, सन के यूज होता है, पेरीहीलियन। ठीक, सबसे दूर की पोजीशन बच्चों इसे कहते हैं एपोजी, या इसी को कहते हैं एपीहीलियस, या इसी को कहते हैं एपीहीलियन। ठीक है, एपीहीलियस, एपीहीलियन, एपोजी, पेरीजी, पेरीहीलियस या पेरीहीलियन। ठीक है, ठीक। अब इस शेप की वजह से यहाँ पे जो इसका डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस वेरी कर रहा है। तो इसकी अभी अगले लॉज में देखेंगे, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे जो टेंजेंशियल स्पीड है वो यूनिफॉर्म नहीं रहती। ठीक है, इस डायग्राम बना के नोट कर लीजिए, पोजिशन के नाम लिख लीजिए।
ओके, दिस इज फर्स्ट लॉ। तो इसका स्टेटमेंट कुछ नहीं लिखना है, स्टेटमेंट जो पहले लिखवा दो वही है। मिनिमम डिस्टेंस को बच्चों आप R1 कह सकते हो, मैक्सिमम डिस्टेंस को आप R2 कह सकते हो। और ये कोई एवरेज डिस्टेंस ले लीजिए R। एवरेज मतलब ना बहुत दूर ना बहुत पास, यहाँ कहीं पर प्लैनेट, P फॉर प्लैनेट। तो जो R है बच्चों, वो इन दोनों R1 R2 का होता है हार्मोनिक मीन, 2R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। दिस इज द एवरेज डिस्टेंस। और एवरेज डिस्टेंस क्या है, इन दोनों मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस का कौन सा मीन है, ये है इनका हार्मोनिक मीन, HM। ठीक है, ये याद कर लेंगे। इसके रिजल्ट का डेरिवेशन हमें नहीं पढ़ना है, याद रखना है कि जो मिनिमम और मैक्सिमम है उसका हार्मोनिक मीन इज द एवरेज और द मीन डिस्टेंस। और मीन कौन सा है, हार्मोनिक मीन है ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। ठीक बात। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, जिसको कहते हैं सेकंड लॉ, या उसी का दूसरा नाम है लॉ ऑफ एरियाज। कैप्लर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ, लॉ ऑफ एरियाज। ठीक है, फर्स्ट लॉ तो थ्योरेटिकल है, क्यों, शेप के बारे में बताता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सन अर्थ की चारों घूम रही है, सन जो अर्थ जो सन घूम रही है वो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूम रही है, एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्स मतलब दीर्घ वृत्ताकार, ऐसे चपटा हुआ सा सर्किल, फैला हुआ सा, तो ऐसे घूम रही है। और सन एकदम एग्जैक्टली बीच में नहीं, उसके एलिप्स के किनारे खिसका हुआ यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो थ्योरेटिकल पाथ के बारे में बताया। अब आता है सेकंड लॉ। Second law is also called as law of areas. तो सेकंड लॉ क्या बच्चों देखा जाए, अकॉर्डिंग टू द लॉ द एरियल वेलोसिटी of a planet, aerial velocity of a planet around the sun remain constant। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज एरियल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी कौन सी है। ठीक है ना, स्टेटमेंट समझिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ द एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन रिमेन कांस्टेंट। और इस स्टेटमेंट से बाकी दो स्टेटमेंट और बनते जाते हैं। तो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय एरियल वेलोसिटी। तो देखो क्या हुआ, एरियल वेलोसिटी मतलब है बच्चों एरिया पर सेकंड। मतलब ये एलिप्टिकल पाथ है, दिस इज द सन एट वन ऑफ इट्स फोकस। प्लैनेट से सन की, प्लैनेट की सन की यहां से इतनी दूरी, प्लैनेट यहां से चल के कहीं यहां पहुंच गया, P1 से यहां पोजीशन P2 हो गई। तो इसने जो एरिया स्वीप किया, एरिया स्वीप किया, स्वीप मतलब ऐसे सूतना, यहां से यहां तक आने में जो इसने एरिया सूता, स्वीप किया, उस एरिया को अगर आप पर सेकंड लेंगे dA by dt, दैट इज कॉल्ड एज इट्स एरियल वेलोसिटी VA। एरियल वेलोसिटी नंबर क्या लेते हैं VA, और ये क्या है इसका dA, एरिया स्वीप। एरिया स्वीप बाय द प्लैनेट। ठीक, तो अब इस एरिया स्वीप बाय द प्लैनेट को इन्होंने बोला कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ एरिया पर सेकंड या एरिया स्वीप पर सेकंड रिमेन कांस्टेंट। और ये v क्या चीज बच्चों, तो तुम्हें दिख ही रहा, डायग्राम से दिख रहा है कि ये वेलोसिटी अराउंड द टेंजेंट बनाई गई है। तो v है हमारी यहाँ पर टेंजेंशियल वेलोसिटी। और va क्या थी, va है हमारी एरियल वेलोसिटी। ठीक है, ये डायग्राम बना कितना नोट कर लीजिए। फिर इस स्टेटमेंट से दूसरा फिर तीसरा स्टेटमेंट क्या बनता है वो देखते जाते हैं।
स्टेप बाय स्टेप करके समझिए कि एरिया स्वीप्ड पर सेकंड और द एरियल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी यूनिट बच्चों को दिख रही है आपको, क्या है यहाँ पर, मीटर स्क्वायर। यूनिट बन जाएगी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। जबकि टेंजेंट वेलोसिटी क्या होती है, या कोई भी नॉर्मल स्पीड या वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। जबकि एरियल वेलोसिटी क्या है बच्चों, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, एरियल वेलोसिटी का स्टेटमेंट। एरिया स्वीप्ड बाय द प्लैनेट, साफ ना दिख रहा हो, व्हाट इज डी, डी इज area swept by the planet, area swept by the planet। ठीक, अब देखो सेकंड स्टेटमेंट, एज अकॉर्डिंग टू द लॉ, एज अकॉर्डिंग टू द लॉ ने क्या बोला कि एरियल वेलोसिटी डीए बाय डीटी रिमेन कांस्टेंट, ये बोला है ना। ठीक, इसका मतलब ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट देखो फिर से एलिस यहां बना ले, ये हो गया सन। सपोज करो यहां से यहां तक इसने एरिया स्वीप किया A1, टाइम लगा T1, और ये कोई एरिया स्वीप किया इसने A2, और यहां से टाइम लगा T2। तो हम ये कह सकते हैं कि dA by dt यानी A1 by T1 मस्ट बी इक्वल टू A2 by T2। भाई जब dA by dt कांस्टेंट है, तो अगर हमने dA ले लिया पहले A1 टाइम टेकन T1, A2 टाइम टेकन T2, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन ने लॉ ने क्या बोला था, एरियल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ, कौन सा, सेकंड लॉ। ठीक है ना। तो अब यहां से अगर हम रिजल्ट देखें बच्चों, तो दो तीन रिजल्ट मिल जाते हैं, दो तीन कंक्लूजन मिल जाते हैं कि इफ T1 इक्वल टू T2 हुआ, अगर दोनों टाइम बराबर हैं, देन क्या कंक्लूजन निकलेगा, A1 इज इक्वल टू A2। सही बात है, अगर दोनों टाइम इक्वल कर दो A1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A2। इसका मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेटमेंट बन जाता है, सो वी कैन say that we can also say that a planet sweeps equal area in equal time, equal area in equal time। सही है, एक स्टेटमेंट और बन गया, a planet
sweeps equal area in equal time, या more time more area, less time less area, equal time equal area, तो ये भी सेकंड स्टेटमेंट कहलाता है। ये जो स्टेटमेंट दैट इज आल्सो कंसिडर एज द सेकंड लॉ ऑफ केपलर या लॉ ऑफ एरियाज। ठीक, नोट कर लो। A planet sweeps equal area in equal time। ठीक, अब बात आती है बच्चों की व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द एरियल वेलोसिटी। और एरियल वेलोसिटी के एक्सप्रेशन से हमें पता चलेगा कि ये लॉ एक्चुअली बेस्ड किस पर है, और वो हमें पहले से पता है, जो हम ऑलरेडी रोटेशनल मोशन पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अभी कैसे प्रूव होगा देख लेते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एक्सप्रेशन फॉर द एरियल वेलोसिटी। ठीक है, एरियल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखो, दिस इज सम, ये प्लैनेट ने एक एरिया स्वीप किया, ये इसकी होगी टेंजेंशियल वेलोसिटी या कैसे हो टेंजेंशियल स्पीड, ये हो गया इसका एवरेज डिस्टेंस, इसके बारे में थोड़ी देर पहले बात करी थी। और अगर इस एवरेज डिस्टेंस को देखें और ये टेंजेंशियल स्पीड है, तो इनके बीच में एंगल कितना, तो बच्चों 90 डिग्री। टेंजेंट एंड रेडियस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट ds। और जैसा कि हम सर्कुलर मोशन जानते हैं कि टेंजेंशियल स्पीड क्या होती है, ds बाय dt। टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है, ये हमें पता है। अब तुम्हें दिख रहा है इस एरिया का शेप क्या दिख रहा है, तो हमें दिख रहा है कि ये हो गया बेस, ये होगी हाइट, उसका शेप है राइट एंगल ट्राइंगल। क्या देंगे, एज द एरिया स्वीप क्या है, तो डी इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक,
व्हाट इज एरियल वेलोसिटी? तो एज एरियल वेलोसिटी क्या है बच्चों? एरियल वेलोसिटी ds बाय dt। तो जहां ds अभी निकाला हमने, सॉरी da बाय dt, और da भी जो हमने निकाला उसमें रिप्लेस कर दें हाफ r इंटू ds बाय dt। और ds बाय dt क्या है बच्चों? ds बाय dt है आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो एरियल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया आपके पास हाफ v into r. What is v? V is the tangential velocity and r is the average distance of the planet from the sun. So half vr या vr by 2 is the expression for the aerial velocity. Now इसके बाद हमारा थर्ड कंक्लूजन निकलता है, वो क्या है? इस डायग्राम को बना के आप रिजल्ट लिख लीजिए हाफ vr। ठीक है, नोट कर लो, इसका एक्सप्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब ये हाफ वी आर से आगे कौन से बोलते हैं? अब हमें पता चल गया कि एज एरियल वेलोसिटी क्या है बच्चों? एरियल वेलोसिटी है वी आर बाय 2। ठीक है, और क्योंकि ये कांस्टेंट है, लॉ ने कहा, ठीक, तो सबसे पहला निष्कर्ष वहीं से निकलता है कि वी आर बाय 2 कांस्टेंट बोलो या वी आर इक्वल टू कांस्टेंट बोलो, बात एक ही है। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो अगेन वो कांस्टेंट आ जाएगा, या v और r एक दूसरे क्या हो गए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यानी जो हमारी टेंजेंशियल स्पीड है वो r के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि अगर r अपने मिनिमम पर है तो v क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। ऐसा कहां होता है? तो r मिनिमम था पेरिजी पर, ठीक है, एंड जब r अपने मैक्सिमम पर है तो v किस पे? अपने मिनिमम पर। ऐसा कहां था? ऐसा था एपोजी पर या एपीहीलियन पर। इट मींस हमें ये पता है, इस सेकंड लॉ से जो कंक्लूजन निकल रहा है उससे पता चला कि when the planet is passing from the perigee its velocity is maximum, and when the planet is passing from the apogee its velocity is minimum, because ये r max है r2 और ये r minimum। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ, सेकंड लॉ हम ये कंक्लूड करते हैं कि पेरिजी की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, एपोजी की वेलोसिटी सबसे कम होती है। ठीक है, तो ये दो कंक्लूजन्स जो निकलते हैं वो किससे निकलते हैं? फ्रॉम द सेकंड लॉ, फ्रॉम द कैप्लर्स सेकंड लॉ वी कैन कंक्लूड द स्पीड। कौन सी? टेंजेंशियल स्पीड।
लिख लो। अब आता है इसका लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। इसे रिवाइज रखना बच्चों, क्योंकि ऑफलाइन क्लास जब स्टार्ट होगा तो ये सारा बेसिक आपका यूज होगा आगे क्वेश्चंस में। ठीक है, अभी टाइम को यूटिलाइज करने के लिए हम लोग ऑनलाइन क्लासेस जारी रखे हुए हैं। आप भी इंगेज रहें, हम भी इंगेज रहें, है ना। कोई ऐसा ना हो कि कांटेक्ट खत्म हो जाए। और पढ़ाई लिखाई तो ऐसी चीज है कि आप अगर थोड़ा प्रैक्टिस से दूर हुए तो छोटी छोटी बातें भी बच्चे भूल जाते हैं, बच्चे क्या बड़े भूल जाते हैं। इसलिए कंटिन्यूएशन बड़ा जरूरी है। भले ही हफ्ते में 2 क्लास हो, 3 क्लास हो, 4 क्लास हो, बट इट मस्ट गो ऑन। ठीक है। ओके, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन एंड लास्ट कंक्लूजन ये आ रहा है। ये अभी तुमने ये लिख लिया, अभी एक पता चला कि मिनिमम मैक्सिमम कहाँ पर है। अब देखो बच्चों, फिर यहीं से शुरू करते हैं। अगर हम इस वी आर बाय टू, जिसको हम लिख रहे हैं इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसमें अगर हम मास ऑफ द प्लैनेट मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, लेट इट बी स्मॉल है, तो यहां लिखा होगा एम वी आर बाय टू इज इक्वल टू एम इंटू कॉन्स्टेंट। अगर टू को यहां मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस सारी चीज अगेन क्या दिखेगी हमको, एक कांस्टेंट दिखाई पड़ेगी। आप इधर वाले मेरा ध्यान दो, क्या लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ एम वी आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो क्या समझ में आया बच्चों कि एम वी आर, अरे ये तो देखा देखा है, कौन है ये है बच्चों एंगुलर मोमेंटम। एम वी आर हम ऑलरेडी जानते हैं रोटेशनल मोशन से। व्हाट इज एम वी आर? एम वी आर इज रोटेशनल, एम वी आर इज एंगुलर मोमेंटम। तो क्या कंक्लूड किया, सो द एंगुलर मोमेंटम of a planet, angular momentum of a planet remain constant or conserve। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ that is the second law is based on conservation of angular momentum principle। second law किस पर बेस्ड है? conservation of angular momentum के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ठीक है, इसको लिखो, ऐसे लिखो, पूरा नोट करो, ऐसे लिखो। ठीक, तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या है? सो द second law is based on law of conservation of angular momentum। ठीक, ये स्टेटमेंट आप याद रखेंगे कि कैपिटल का सेकंड लॉ किस पर बेस्ड है, तो याद रखेंगे इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये खाली हमने समझा नहीं बच्चों, ये हमने पूरा प्रूव करके समझा है। हमने स्टार्टिंग करी थी
एरिया वेलोसिटी एक्सप्रेशन से फिर लॉ के अकॉर्डिंग उसको हमने इक्वेट किया एंड देन वी रीच टू द कंक्लूजन कि एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, इसको नोट कर लो, लास्ट स्टेटमेंट जो है। इसके बाद आता है बच्चों थर्ड लॉ। थर्ड लॉ कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ पीरियड। और थर्ड लॉ बच्चों पढ़ेंगे हम लोग अगले वाले क्लास में। कल की टाइमिंग हम आपको सुबह बता देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको क्लास करना है। मॉर्निंग में रहेगा 7 बजे जहां तक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, देन अकॉर्डिंग को चेंज होता है तो हम बता देंगे आपको। ठीक है, फोन को थोड़ा सा अपडेट रखिएगा, मतलब देखते रहिए मैसेज वगैरह। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।